Hello everyone, this is Arnav Goyal. Welcome back to this channel, The Social Den for Class 10. कैसे हो आप लोग? आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे नेशनलिज्म इन इंडिया. ठीक है, नेशनलिज्म इन इंडिया का मैं इस वीडियो में आपको यूनिट 1 इंट्रोडक्शन और यूनिट 1 बता दूंगा. आई एम सॉरी कि मैं थोड़ा लेट हो गया इन वीडियोस को वापस चलाने में. तो लेट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं. क्या क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में? हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे इम्पैक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर 1 ऑन इंडिया, खिलाफत मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. पहले मैं आपको एक थोड़ा सा बेसिक थ्योरी बता देता हूँ, इसमें क्या क्या होगा, कैसे कैसे हम पढ़ेंगे. जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, उसमें क्या था, एक थ्योरी थी और एक साथ ही साथ एक टाइमलाइन चल रही थी. अब इसमें क्या होगा, इसमें थ्योरी आपको वैसे नहीं मिलेगी, आपको टाइमलाइन बेस्ड ही मिलेगा सब कुछ. और हमने नेशनलिज्म के बारे में पहले ही पढ़ लिया था कि नेशनलिज्म क्या है. इट इज़ अ फीलिंग फॉर ऑफ वन टूवर्ड्स हिज ओन कंट्री, काइंड ऑफ ऐसी चीज़ हमने पढ़ी थी. हमने देखा था कुछ कुछ स्टेप्स हुए, कुछ कुछ रेवोल्यूशंस हुए, कैसे कैसे नेशनलिज्म पूरे यूरोप में चली गई, कि वो चाहे लड़ाई करके आई हो, चाहे वो रोमांटिसिज्म से आई हो. उसी तरीके से हम इंडिया में भी कुछ कुछ चीज़ें हुई, हम उसके बारे में पढ़ेंगे. कब जैसे ब्रिटिश राज आया तो ब्रिटिश राज ने क्या क्या करा, उसके वजह से जो हमारी फ्रीडम मूवमेंट्स थी उसमें कुछ पॉलिटिकल रैलीज निकली, पॉलिटिकल मूवमेंट्स हुए, गांधी जी आए, गांधी जी ने क्या क्या करा, और डिफरेंट थिंग्स. ठीक है, जैसे वर्ल्ड वॉर 1 का इम्पैक्ट ऑन इंडिया, खिलाफत मूवमेंट एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. खिलाफत मूवमेंट क्या था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या था, वगैरह वगैरह हम चीज़ें पढ़ेंगे. हाउ डिड द मूवमेंट अनफोल्ड. हाउ डिड द मूवमेंट अनफोल्ड का मतलब है कि जो भी ये मूवमेंट्स हुई वो कैसे कैसे हुई, खिलाफत मूवमेंट कैसे हुआ, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कैसे हुआ, उसमें क्या क्या करा हम लोगों ने, हु पार्टिसिपेटेड इन इट, डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग कैसे आई. हम बस यही सब पढ़ेंगे. ठीक है, पूरा चैप्टर की समरी एक्चुअली यही है. ठीक है, इंट्रोडक्शन बता देता हूँ मैं आपको. ठीक है, in India, as in many other colonies, the growth of modern nationalism is intimately connected to the anti-colonial movement. People began discovering their unity in the process of their struggle with colonialism. अब इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि जो हमने कॉलोनियलिज्म के बारे में पढ़ा था क्लास 8 में, ठीक है, कॉलोनीज़ बनाई थी ब्रिटिश ने आके इंडिया में, ये हमने पढ़ा था. तो इंडियंस में जब सब सारे इंडियंस को किससे प्रॉब्लम थी, सिर्फ ब्रिटिश से प्रॉब्लम थी. तो मेन प्रॉब्लम वॉज ब्रिटिश. ठीक है, आज मेरे पास मेरा पेन नहीं है, स्टाइलस नहीं है मेरे पास, तो मैं हाथ से लिख रहा हूँ. ओके, ब्रिटिश वॉज द मेन प्रॉब्लम, इसको हटाना था. ठीक है, अब ब्रिटिश को जब हटाना है तो क्या हुआ, अलग अलग लोग हैं, मान लो चलो सिख हो गए, पंजाबी हो गए, या फिर चलो तमिल के लोग हो गए, या फिर मराठीज़ हो गए, उस टाइम में तो गुजरात था नहीं ना, या फिर आंध्रा के लोग हो गए, अलग अलग स्टेट्स थे, सबकी एक प्रॉब्लम क्या, ब्रिटिश राज. तो ब्रिटिश राज को हटाना है तो एंटी कॉलोनियल मूवमेंट्स निकले थे. एंटी कॉलोनियल मूवमेंट्स निकले तो डिस्कवरिंग their unity through the anti-colonial movements, that is the main important. ठीक है, in the process of struggle with colonialism. ठीक है, the sense of being oppressed under the colonialism provided a shared bond that tied many different groups together, but each class and group tell the effects of colonialism differently. Their experiences were varied and their notions of freedom were not always the same. ठीक है, अब इसका क्या मीनिंग हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि जो सेंस ऑफ बीइंग ऑप्रेस्ड, यानी कि मैंने जो अभी आपको बताया, ब्रिटिश क्या करता था, ब्रिटिश राज सबको नीचे दबा देता था अपने. ठीक है, उसके लिए एक कलेक्टिव बिलोंगिंग आ गई कि यार ये सबको ही ऐसे ऑप्रेस कर रहा है हम लोगों को, तो हमें कुछ बोलना चाहिए. लेकिन ईच क्लास, ईच ग्रुप के ना कॉलोनिज्म के इफ़ेक्ट्स थोड़े डिफरेंट थे. देयर एक्सपीरियंसेस वर वेरिंग. जैसे कि मान लो कुछ लोअर कास्ट होती थी, लोअर कास्ट को ब्रिटिश भी बहुत ही ऐसे करता, जैसे अनटचेबिलिटी, कुछ कुछ को ब्राह्मण्स को अनटचेबिलिटी शूद्रस को मिलती थी, ब्राह्मण्स को हाई पोजीशन मिल जाती थी. तो काइंड ऑफ ये थिंग्स जो उन्होंने और बिगाड़ दी थी ना इंडिया में, तो सबके अपने अलग अलग मतलब थे कि यार ठीक है, हमें इतना मिल जाए, हमें उतना मिल जाए. द कांग्रेस अंडर द महात्मा गांधी, he tried to forge these groups together within the movement, but the unity did not emerge without conflict. इसका मीनिंग ये हुआ कि गांधी जी के अंडर, कांग्रेस में जब गांधी जी के अंडर इन सब ग्रुप्स को एक करा, अलग अलग ग्रुप्स थे, सब अलग अलग ग्रुप्स थे, तब कोई अलग था.
ठीक है, किसी को कुछ मिलता था, किसी को कुछ नहीं मिलता था, मैं वही जैसे ब्राह्मण शूद्र एंड ऑल, ठीक है। तो एक यूनिटी लेके आनी थी। तो बेसिक यही है कि एंटी कॉलोनिज्म मूवमेंट के उसमें चाहे चलते हुए दे डिस्कवर्ड देयर यूनिटी, ओके, सेंस ऑफ बीइंग ऑप्रेस्ड प्रोवाइडेड शेयर बॉन्ड, ठीक है। कांग्रेस अंडर महात्मा गांधी ट्राई टू फोर्स टुगेदर विद इन द वन मूवमेंट, ओके। अब स्टार्ट करते हैं यूनिट वन, इम्पैक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर वन ऑन इंडिया। तो वर्ल्ड वॉर वन का क्या क्या इम्पैक्ट है, इसको प्रैक्टिकली सोचते हैं। जब वॉर होती है, जैसे अभी रिसेंट हमारी इंडिया पाकिस्तान की वॉर हुई, बट वर्ल्ड वॉर, और अभी तो चलो इंडिया की इकॉनमी फिर भी ठीक है, लेकिन वर्ल्ड वॉर हुई 1913 ना। तो 1913 में जब वर्ल्ड वॉर हुई थी, इंडिया की इकॉनमिक हालत कुछ बहुत अच्छी तो थी नहीं, इकोनॉमिक कंडीशंस वरेंट गुड। तो इसका मतलब क्या होता है, आप क्लास 7 के इकोनॉमिक्स में पढ़ोगे कि जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो हमें वॉर गुड्स ज़्यादा प्रोड्यूस करने पड़ते हैं। वॉर गुड्स ज़्यादा प्रोड्यूस करने मतलब आपको वॉर की इक्विपमेंट्स, गन्स, मशीन्स जो भी होती हैं, सारी चीज़ें, टैंक्स वगैरह वगैरह, जब पैसा इस टाइप पे लगा दोगे वॉर प्रोडक्ट्स में, तो बेसिक मैन की नीड्स ऑब्वियसली एकदम से कम, मतलब जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो आपके पास नहीं पहुंचते हैं, थोड़े से एक्सपेंसिव हो जाते हैं, काइंड ऑफ थिंग। तो वॉर क्रिएटेड अ न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन, लेड टू ह्यूज इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर। जो मैंने अभी आपको बताया, डिफेंस एक्सपेंडिचर हमारा बढ़ गया। अब डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ गया तो पैसा हमें लगा रहे हैं वॉर के उस पे, प्रोडक्ट्स पे, गुड्स पे। तो अभी जो पैसा लगा रहे हैं वो पैसा आ कहाँ से रहा है, विच वॉज फाइनेंस्ड बाय लोन्स एंड इंक्रीज टैक्सेस, ओके। तो पहला पॉइंट क्या निकल गया, huge increase in defense expenditure which was financed by war loans and increased taxes. Custom duties were raised and income taxes introduced, ठीक है। इनकम टैक्स यहीं पे इंट्रोड्यूस हुआ था। इनकम टैक्स मतलब आपके जो इनकम है उसमें से कुछ टैक्स काट लिया जाता है जो कि गवर्नमेंट के पास चला जाता है। थ्रू द वॉर ईयर्स प्राइसेस इंक्रीज, डबलिंग बिटवीन 1913 to 1918, लीडिंग टू एक्सट्रीम हार्डशिप फॉर द कॉमन पीपल। जैसे कि मैंने आपको बताया, वॉर ईयर्स में जो प्राइसेस थे ऑफ कॉमन गुड्स, ठीक है, वो डबल हो गए 1913 से 1918 के बीच में, विच लेड टू एक्सट्रीम हार्डशिप फॉर कॉमन पीपल। Villages were called upon to supply soldiers and the forced recruitment in rural areas caused widespread anger. तो जो villages थे उसमें क्या होता था, ऐसे लोगों को बैठा के बोल देते थे, आओ आओ तुम चलो, तुम सिपाही बन जाओ, यहाँ पे हमारे लड़ाई कर लो। तो उन्हें क्या करता था, सप्लाई करने होते हैं सोल्जर्स की। फोर्स रिक्रूटमेंट का मतलब यही है कि आपको लड़ाई करने के लिए फोर्स किया जा रहा है, जो कि आप शायद चाहते ही नहीं हो। अगर आपको आज कोई रैंडमली आके बोलो कि भाई वॉर हो रही है, तुझे जाना है वहाँ पे लड़ाई करने के लिए, चाहे हाथ में एक ये बंदूक पड़ा के ले गए, दैट इज़ नॉट फेयर विद एनी पर्सन। Then in 1918 and 1918 to 1919 and 1920 to 1921, crops failed in many parts of India. तो इससे क्या हुआ कि जब क्रॉप्स फेल हो गई तो और मुसीबत पड़ गई। अब और मुसीबत पड़ गई तो क्या हुआ, रिजल्टिंग इन एन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड। दिस वॉज accompanied by an influenza epidemic according to the census of 1921. 12 million to 13 million people perished as a result of famines and the epidemic. इसका क्या मीनिंग होता है, इसका मीनिंग ये है कि जब 1918 से 1921 ही बोल दो सीधा सीधा, क्रॉप्स फेल हो गई, ठीक है। क्रॉप्स जब फेल हो गई ना तो क्या हुआ, एक्यूट शॉर्टेज आ गए। एक्यूट शॉर्टेज मतलब लोगों के पास खाना नहीं है। अब इसके साथ इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक भी बिल्कुल वैसे ही था जैसे कोविड था। आपने कोविड की कुछ रील्स में भी देखा हो कि हर 100 साल में एक बार ऐसा एपिडेमिक आ जाता है। 1920 में आया था, 1920 में भी आ गया। तो साथ ही साथ बहुत सारे लोग मर गए, 12 to 13 मिलियन पीपल इस चक्कर में मर गए। तो वर्ल्ड वॉर वन के क्या क्या इम्पैक्ट से क्या क्या पॉइंट आ गए, सीधे सीधे पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट, इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर, ठीक है, विच वॉज फाइनेंस बाय वॉर लोन्स एंड इंक्रीजिंग टैक्सेस। कस्टम ड्यूटीज इस टाइम पे रेज हो गई थी एंड इनकम टैक्स वॉज इंट्रोड्यूस। 1913 से 1918 के बीच में प्राइसेस वर डबल, ठीक है, लीडिंग टू एक्सट्रीम हार्डशिप फॉर द कॉमन पीपल। Villages were called upon to supply soldiers and forced recruitment in rural areas caused widespread anger. Then 1918 to 1920 क्या हुआ, crops failed, resulting in acute shortage of food which was accompanied by influenza epidemic, ठीक है।
यही हुआ था. 12 to 13 million people perished as a result of famines and epidemic. ओके, यहाँ पे ये वाला पार्ट खत्म हुआ. अब हम पढ़ते हैं द आइडिया ऑफ सत्याग्रह. ठीक है, तो पहले हम समझते हैं सत्याग्रह क्या होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है. तो ये यहाँ से स्टार्ट होता है कि महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया इन जनवरी 1915. एज यू नो, he had come from South Africa where he had successfully fought against the racist regime with a novel method of mass agitation which he called सत्याग्रह. तो वहाँ पे गांधी जी ने क्या करा था, साउथ अफ्रीका में वहाँ पर वो लड़े थे रेसिस्ट regimes के अगेंस्ट, जिनको सत्याग्रह का नाम दे दिया था. आइडिया ऑफ सत्याग्रह. Okay, the idea of satyagraha emphasized the power of truth and the need to search the truth. It suggested that if the cause was true, if the struggle was against injustice, then physical force was not necessary to fight the oppressor. तो अब सत्याग्रह का मीनिंग ये है कि पावर ऑफ ट्रूथ होता है, नीड टू सर्च फॉर द ट्रूथ. मतलब ये कि जब आप किसी स्ट्रगल के अगेंस्ट आप किसी इनजस्टिस के अगेंस्ट लड़ रहे हो, तो आपको मार पिटाई की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आप बातों से भी काम चला सकते हो. गांधी जी का ये मानना था. विदाउट बीइंग एग्रेसिव, सत्याग्रही कुड विन बैटल थ्रू नॉन वायलेंस, यानी कि अहिंसा. ठीक है, दिस कुड बी done by appealing the conscience of the oppressor. People, including the oppressor, had to be persuaded to see the truth instead of being forced to accept truth using violence. तो इसका मतलब क्या हुआ, जो कि ट्रुथ है, आप किसी को उसका सच उगलवाओ, किसी से सच मनवाओ, जो सच है वो सच है, उसको ज़बरदस्ती पीट के सच नहीं बना सकते हो. ठीक है, तो इसी चीज़ को हम सत्याग्रह कहते हैं कि विदाउट बीइंग एग्रेसिव, सत्याग्रह को विन थ्रू नॉन वायलेंस कैन बी डन बाय अपीलिंग द कंसाइंस ऑफ द ऑपरेसर. देखो, एक क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज़ द आइडिया ऑफ सत्याग्रह, या सत्याग्रह में जो लाइक हाउ कुड अ लीडर विन अगेंस्ट द ऑपरेसर यूजिंग सत्याग्रह, और विदाउट वायलेंस कैन बैटल्स बी वन. कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसको प्रिपेयर कर लो. बाय दिस स्ट्रगल, truth was born to ultimately triumph. Mahatma Gandhi believed that this dharma of non-violence could unite all Indians. तो बेसिकली देखो, गांधी जी का मैं तुम्हें सिंपल एक चीज़ बता देता हूँ. दिस इज़ माई आइडियोलॉजी, नॉट हर्टिंग एनी वन सेंटिमेंट्स, बट लाइक आई थिंक बहुत से लोगों ने बोलते हैं फादर ऑफ नेशन. आई थिंक वॉज अ प्योर पॉलिटिशियन. देखो, अगर एक इंसान के पीछे करोड़ों लोग आ जाते हैं ना भेड़ बकरियों की तरह, तो वो पक्का पॉलिटिशियन, एक्टर कुछ होगा. ठीक है, तो गांधी जी ने यही सब ना आइडियाज़ अपने डाले, पॉलिटिकली डाले, और उस टाइम पे एक होप चाहिए थी इंडिया को, तो वो होप ले आए. ठीक है, एंड देन एट द एंड ही वन, राइट. सो लाइक आई मीन ही वॉज द वन हु मेड इंडिया इंडिपेंडेंट. आई मीन बहुत सारे लोग हैं, भगत सिंह है वगैरह वगैरह हैं, कि सरोजिनी नायडू थी, जवाहरलाल नेहरू, इन लोगों ने बहुत करा. बट जवाहरलाल नेहरू भी थे इंडिपेंडेंस के टाइम पे. बट जो ऐसे कहते हैं कि यार फ्रीडम इन्होंने दिलाई, फ्रीडम उन्होंने दिलाई, यार देखो, जो विनिंग पॉइंट पे थे वो गांधी जी थे. ठीक है, जो साइन वाइन करके वो गांधी जी थे. ठीक है, माना कि नेशन कट गया, बट हुआ अगर इंडिपेंडेंट, तो वो गांधी जी थे वहाँ पे. तो मतलब लास्ट में जो जीता वो ही जीतता है भाई. दैट इज़ द ट्रुथ. ओके, और पास्ट को हम देखो, हम एक हिस्ट्री पढ़ते क्यों हैं, तो पहला क्वेश्चन जब भी हिस्ट्री पढ़ते हो ना, हमेशा क्वेश्चन पूछा करो अपने आप से, वाई डू वी स्टडी हिस्ट्री, वाई डू वी लर्न हिस्ट्री. बिकॉज हिस्ट्री में जो पास्ट में चीज़ें हुई हैं, हमें उसको एक मुद्दा नहीं बनाना है कि गांधी जी ने दिलाई, भगत सिंह ने दिलाई है. दैट इज़ नॉट द पॉइंट. द पॉइंट इज़ हम हिस्ट्री इसलिए पढ़ने की पास्ट में क्या हुआ और हम फ्यूचर में क्या कर सकते हैं, प्रेजेंट में अभी कहाँ पे हैं, अभी इंडिया की इकोनॉमिक सिचुएशंस कहाँ है. अभी भी इंडिया में बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पे हिंदू मुस्लिम के फाइट्स होते हैं फॉर नो रीजन्स. ठीक है, तो हमें लॉजिकली प्रैक्टिकल चीज़ों को जो देखना चाहिए, प्रैक्टिकल चीज़ों के बारे में अगर हम बात करें कि इकोनॉमिक सिचुएशन इंडिया की इस वक्त कैसी है, तो हमें ये सारी चीज़ें देखनी होती हैं. हम इसलिए नहीं देखते कि पास्ट में क्या हो रहा है. ये सब ना एक पॉलिटिकल एजेंडा बन के रह जाता है. इन पॉलिटिकल एजेंडा की वजह से ही हमारे जो पॉलिटिक्स होती है, हमारे जो वोट्स होते हैं, हमारे जो इलेक्शंस होते हैं, उन पर बहुत असर पड़ता है. क्या होता है ना, लोगों को खेलना बड़ा इजी हो जाता है. तो
तो आप लोगों को यही समझना है कि हम हिस्ट्री पढ़ते क्यों हैं. ओके. आफ्टर अराइविंग इन इंडिया व्हाट डिड एम के गांधी डू. ठीक है, मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी. ठीक है. आफ्टर अराइविंग इन इंडिया महात्मा गांधी सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज मूवमेंट्स इन वेरियस प्लेसेस. तो ये दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं मार्क कर रहा हूँ आपके लिए, वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो इसके ये पॉइंट्स हैं. आफ्टर कितने पॉइंट्स हैं, 1 2 3 4, तो 4 पॉइंट्स हैं इसके. ठीक है. आफ्टर अराइविंग इन इंडिया महात्मा गांधी सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज सत्याग्रह मूवमेंट्स इन वेरियस प्लेसेस. कौन से 3 प्लेसेस थे? पहला प्लेस है चंपारण बिहार, 1917. In 1917 he traveled to Champaran Bihar to inspire the peasants to struggle against the oppressive plantation system. ठीक है, आपको याद होगा कि हमने क्लास 8 में ऑपरेशन ये चंपारण बिहार और ये इंडिगो एक्ट्स के बारे में हमने पढ़ा था. ठीक है, जो कि क्या क्या हुआ था उन चीज़ों में मुझे खुद को नहीं याद, सॉरी. बट इंस्पायर पीजेंट्स टू स्ट्रगल अगेंस्ट ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम चंपारण बिहार में वहाँ पे गए. फिर 1917 में ही ऑर्गेनाइज सत्याग्रह टू सपोर्ट द पीजेंट्स ऑफ खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात. ठीक है, वहाँ पे पीजेंट्स को सपोर्ट करने के लिए. तो देखो एमसीक्यू भी ये बन जाता है इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू की पीजेंट्स ऑफ खेड़ा के लिए कब गए, 1917 में गए डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, या पीजेंट्स को सपोर्ट करने के लिए कहाँ गए थे, तो खेड़ा में गए थे, गुजरात में गए थे, 1917 में गए थे. तो एमसीक्यू भी आ सकता है. तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि एमसीक्यू में आ सकती हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है. अफेक्टेड बाय क्रॉप फेलियर एंड a plague epidemic, the peasants of Kheda could not pay the revenue and were demanding that revenue collection relaxed. In 1980 went Mahatma Gandhi went to Ahmedabad to organize Satyagraha movement amongst the cotton mill workers. तो कॉटन मिल वर्कर्स के लिए कहाँ गए थे? अहमदाबाद गए थे. तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 3 मार्कर में ही आता है मैक्सिमम. ठीक है, किसी स्कूल में 5 मार्कर में भी आ सकता है, बट ये 3 मार्कर नहीं आता है. अब हम पढ़ेंगे रॉयलेट एक्ट के बारे में कि रॉयलेट एक्ट क्या था. ठीक है. Emboldened with success, Gandhi ji in 1919 decided to launch a nationwide satyagraha against the proposed Rowlatt Act 1990. अब क्या हुआ, गांधी जी 3 जगहों पे चले गए. पहला हो गया चंपारण बिहार, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात और अहमदाबाद में चले गए. ठीक है, अब ये 3 जगह ये लोग चले गए. तो ये 3 जगह चले गए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे सक्सेस आ गया. तो इन्होंने सोचा कि अगर सत्याग्रह 3 अच्छे खासे जगहों पे सक्सेसफुल हो गया तो पूरे नेशन में भी लगा सकते हैं हम लोग. तो द एक्ट, इन्होंने सत्याग्रह एक्ट पास कर दिया. ठीक है, अगेंस्ट द रॉयलेट एक्ट 1919. ठीक है, अब रॉयलेट एक्ट क्या है, व्हाट इज़ द रॉयलेट एक्ट. ठीक है, तो रॉयलेट एक्ट जो है ना, रॉयलेट एक्ट इज दिस एक्ट हैड बीन हरीडली पास थ्रू द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल डिस्पाइट द यूनाइटेड ऑपोजिशन ऑफ इंडियन मेंबर्स. It gave the government enormous power to repress political activities and allow detention of political prisoners without trial of 2 years. इसका मतलब जो कि गवर्नमेंट के पास enormous powers थी कि political activists यानी political leaders को क्या करते थे, इनको जेल में डाल देते थे बिना किसी कोर्ट के चक्करों के. जब किसी को भी जेल में डालना होता है ना, ऐसा नहीं होता कि पुलिस पकड़ के ले गई एकदम से जेल में लॉक में डाल दिया हमेशा के लिए. एक कोर्ट केस होता है, पूरा अच्छे से कार्रवाई होती है कि क्यों डालना है इन्हें जेल के लिए. आपको रैंडमली पकड़ के नहीं लेके जा सकते कभी भी. महात्मा गांधी वांटेड नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस अगेंस्ट सच अनजस्ट लॉज विच वुड स्टार्ट विद अ हड़ताल ऑन 6 अप्रैल. अच्छा देखो, सिविल डिसोबीडियंस का नाम यहाँ आया, बट दिस इज़ नॉट अ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. ओके, दिस इज सत्याग्रह मूवमेंट अगेंस्ट द रॉयलेट एक्ट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अगेंस्ट द रॉयलेट एक्ट. सिविल डिसोबीडियंस ये नहीं है, इसका बस नाम यहाँ पे लिखा है. ठीक है, तो ऐसे एक्ट के अगेंस्ट महात्मा गांधी एक कोई मूवमेंट लॉन्च करना चाहते थे. कौन सा एक्ट था ये? रॉयलेट एक्ट. क्या होता था इसमें, किसी को भी जेल में डाल देते थे बिना किसी ट्रायल के. ठीक है, फॉर 2 years. ठीक है, अब 2 साल के लिए आप किसी को भी जेल में थोड़ी ना डाल दोगे यार. रैलीज वर ऑर्गेनाइज्ड इन वेरियस सिटीज, वर्कर्स वेंट ऑन स्ट्राइक, रेलवे वर्कशॉप्स and shops closed down, alarmed by the popular upsurge of scared that lines communications such as the railways, telegraph would be disrupted. The British administration decided to clamp down on nationalists. तो देखो, जब रैलीज ऑर्गेनाइज हुई, वर्कर्स वेंट ऑन स्ट्राइक इन रेलवेज वर्कशॉप्स एंड शॉप्स क्लोज डाउन, तो सारी दुकानें बंद हो गई. जब दुकानें बंद हो गई तो पैसा कहाँ से आएगा, तो
गवर्नमेंट ने क्या करा, गवर्नमेंट ने भी सोचा कि यार गवर्नमेंट खाली थोड़ी ना बैठे रहेगी, गवर्नमेंट ने भी चाल चली। गवर्नमेंट ने क्या चाल चली, उन्होंने, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या करा, क्लैम्प डाउन ऑन नेशनलिस्ट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लैम्प डाउन ऑन नेशनलिस्ट। लोकल लीडर्स वर पिक्ड अप फ्रॉम अमृतसर एंड महात्मा गांधी वॉज बैड फ्रॉम एंटरिंग दिल्ली। ठीक है, गांधी जी को दिल्ली में एंट्री बंद कर दी गई थी। लोकल लीडर्स को, अमृतसर के लोकल लीडर्स को उठा लिया था। ओके, on 10 April the police in Amritsar fired upon a peaceful procession, provoking widespread attacks on banks, post offices, railway station. Martial law was imposed and General Dyer took the command. ठीक है, 10 अप्रैल को क्या होता है कि एक पीसफुल प्रोसेशन जो थी उसमें भी गोलियां बरसा दी गई थी, वाइड स्प्रेड अटैक्स हुए थे पोस्ट ऑफिस में, रेलवे स्टेशन पे। मार्शल लॉ को यहाँ पे इम्पोज कराया था और जनरल डायर टुक द कमांड। ठीक है, अभी रिसेंटली एक मूवी आई थी केसरी 2, अगर आप लोगों ने देखी होगी तो वो भी अच्छी मूवी है, उसमें भी यही दिखाया गया है जो कि आने वाला। ऑन 13 अप्रैल द इनफेमस जलियांवाला बाग। वाई इट इज़ इनफेमस? इनफेमस इसलिए क्योंकि इस दिन 1919 में कुछ बहुत खुशी वाला दिन नहीं था, ये बहुत दुख का दिन था इंडिया के लिए। ऑन दैट डे अ लार्ज क्राउड गैदर्ड इन द एनक्लोज ग्राउंड ऑफ जलियांवाला बाग इन अमृतसर। सम केम टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट्स न्यू रिप्रेसिव मेजर्स। ठीक है, कुछ लोग आए थे जो कि गवर्नमेंट के रिप्रेसिव मेजर्स के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे। अदर्स हैड कम टू अटेंड द एनुअल बैसाखी फेयर। जो बैसाखी होती है 13 अप्रैल को, वो अटेंड करने आए थे। बीइंग फ्रॉम आउटसाइड द सिटी, मैनी विलेजेस वर unaware of the martial law that had been imposed. Dyer entered the area, blocked the exit points, and opened fire on the crowd, killing hundreds. ठीक है, अगर आपने केसरी चैप्टर 2 देखा होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि कैसे हर जगह ताले लगा दिए और ताले लगाने के बाद कैसे गोलियां बरसा दी, बहरे में से लोगों को मार दिया। कुछ लोगों ने क्या करा कि कुछ लोग कुएं में चले गए थे कूद के, कि कुएं में चले जाते हैं, लेकिन कुएं में क्या हुआ, एक के ऊपर एक गए तो वो भी मर गए। ठीक है, तो कुएं में जाने का भी कोई लॉजिक नहीं हुआ। ठीक है, हिज ऑब्जेक्ट्स एज ही डिक्लेयर्ड लेटर वॉज टू प्रोड्यूस अ मॉरल इफेक्ट। ठीक है, किसने कहा था ये कहा था डायर ने। ठीक है, ये डायर के वर्ड्स थे। एज द न्यूज़ ऑफ जलियांवाला बाग spread, crowds took the streets in many North Indian towns. There were strikes, clashes with the police and attacks on government buildings. ठीक है, अब क्या हुआ, ये वाइड स्प्रेड एंगर लेकर आ गया लोगों में। उसमें क्या हुआ, क्राउड्स टुक स्ट्रीट्स, यानी कि सब स्ट्रीट पर हड़ताल करने बैठ गए थे नॉर्थ इंडियन टाउन्स में। देयर वर स्ट्राइक्स, क्लैशेस विद द पुलिस एंड अटैक ऑन गवर्नमेंट बिल्डिंग्स। ठीक है, the government responded with brutal repression, seeking to humiliate and terrorize people. Satyagrahis were forced to rub their noses on the ground, crawl on the seats, do salam, yani ki salute to all sahibs. People were flawed in villages around Gujranwala in Punjab, now in Pakistan, were bombed. Seeing violence, Mahatma Gandhi called off the movement. तो क्या हुआ, पूरी कहानी पलट गई। सत्याग्रह हमने करा था रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट करा था सत्याग्रह। तो क्या हुआ, सिंपल सी बात है, कहानी को इस लेयर में समझो कि अगर आज भी क्या होते हैं कि ये स्ट्राइक वाइक पर चले जाते हैं तो गवर्नमेंट को कोई ना कोई कदम लेना पड़ेगा। गवर्नमेंट ने उस टाइम पे क्या कदम लिया, उस टाइम पे वो और थोड़े से ऑपरेसिव हो गए। उन्होंने ऑपरेशन में क्या किया, उन्होंने लोकल लीडर्स को उठा दिया। दिल्ली में गांधी जी की एंट्री बंद कर दी थी। 10 अप्रैल को भी उन्होंने गोलियां चला दी थी, प्रोवोकिंग वाइड स्प्रेड अटैक्स ऑन बैंक्स, पोस्ट ऑफिस, रेलवे स्टेशन। मार्शल लॉ को इम्पोज करा, जनरल डायर टुक द कमांड। उसके बाद 13 अप्रैल को क्या होता है, 13 अप्रैल को कुछ लोग आते हैं जलियांवाला बाग में बैसाखी फेयर के लिए। कुछ आते हैं कि गवर्नमेंट के न्यू रिप्रेसिव मेजर्स के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने के लिए आए थे। चारों तरफ से गेट बंद कर दिए गए थे और डायर ने सब पे गोली चला दी थी। हिज ऑब्जेक्ट वॉज डिक्लेयर टू प्रोड्यूस मॉरल इफेक्ट। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, क्राउड टुक द स्ट्रीट्स इन नॉर्थ इंडियन टाउन्स। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये होता है कि गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड ब्रूटल रिप्रेशन, सीकिंग टू ह्यूमिलिएट करा, लोगों को कहा कि अपनी ज़मीन पे अपनी नाक घिस दो, विच इज़ वेरी ह्यूमिलिएटिव। ठीक है, और क्या क्या हुआ, गांधी जी कॉल्ड ऑफ द मूवमेंट, क्योंकि अब इतना वायलेंस हो गया तो सत्याग्रह का कोई लॉजिक नहीं बचता, तो इन्होंने कॉल ऑफ कर दिया मूवमेंट को। While the Rowlatt Satyagraha had been widespread movement
it was still limited most cities and towns. Mahatma Gandhi now felt to launch a more broad-based movement in India. तो पूरे इंडिया में नहीं हुआ था सत्याग्रह, ये सिर्फ नॉर्थ के स्टेट्स में हो गया था. अब गांधी जी क्या चाहते थे? गांधी जी चाहते थे कि हर स्टेट में सत्याग्रह मूवमेंट हो, या कोई एक ऐसा मूवमेंट हो जो कि इंडिया को यूनाइट तो करे. इंडिया को यूनाइट करना बहुत टफ है, आज भी इंडिया कम्प्लीटली यूनाइटेड नहीं है, तो उस पॉइंट पे तो क्या ही हुआ होगा. ठीक है. अब but he was certain that no such movement could be organized without bringing Hindus and Muslims close together. One way of doing he felt was to take up the खिलाफत issue. ठीक है. गांधी जी क्या, हर कोई यही सोचता है कि हिंदू और मुस्लिम के बिना एक कंट्री को लेके आना बड़ा टफ है यार. इंडिया जैसी कंट्री को तो बहुत टफ है. द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैड एंडेड विद द डिफीट ऑफ ऑटोमन टर्की. ठीक है. एंड देयर वर रूमर्स दैट हार्श पीस ट्रीटी क्या होती है? ट्रीटी एक एग्रीमेंट होता है कंट्रीज़ पे कि वॉर के बाद जो नुकसान हुआ उसको कैसे भरोगे आप, या फिर वॉर के बाद जब हारे हो तो हमें क्या क्या दोगे, क्या नहीं दोगे. ठीक है. तो ये अफवाह फैली थी कि ऑटोमन टर्की तो पहले हार गया था वर्ल्ड वॉर 1 में, एंड देयर वर रूमर्स दैट हार्श पीस ट्रीटी वाज गोइंग टू बी इम्पोज्ड ऑन ऑटोमन एम्परर, द स्पिरिचुअल हेड ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड. ठीक है. स्पिरिचुअल हेड ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड क्या था? ऑटोमन एम्परर, द खलीफा. टू डिफेंड द खलीफा's temporal powers, a खिलाफत कमेटी was formed in Bombay in March 1919. ठीक है. खिलाफत कमेटी फॉर्म हुई थी बॉम्बे में. क्यों? क्योंकि उन्हें खिलाफत को बचाना था, उसके पावर्स से. तो अ यंग जनरेशन ऑफ मुस्लिम लीडर्स लाइक ब्रदर्स मोहम्मद अली एंड शौकत अली began discussing with Mahatma Gandhi about the possibility of a united mass action on the issue. ठीक है. तो यंग ब्रदर्स, इन दोनों का नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, मोहम्मद अली और शौकत अली, began discussing with Gandhi about the possibility of united mass action on the issue. Gandhi ji saw this as an opportunity to bring Muslims under the umbrella of unified national movement. ठीक है. At Calcutta session of Congress in September 1920, he convinced other leaders to start a non-cooperation movement in support of Khilafat as well as for Swaraj. ठीक है. स्वराज मतलब खुद के राज. ठीक है. एट कैलकत्ता सेशन. तो कैलकत्ता सेशन में 1920 में कांग्रेस में खिलाफत मूवमेंट के सपोर्ट में एक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया गया था. ठीक है. मतलब स्टार्ट यहाँ नहीं हुआ था, बट कन्विंस द लीडर्स कि स्टार्ट कर देते हैं. ठीक है. अब नॉन कॉपरेशन ही क्यों, कोई और मूवमेंट क्यों नहीं? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है. वाई नॉन कॉपरेशन? तो वाई नॉन कॉपरेशन का आंसर ये है कि इन हिज फेमस बुक हिंद स्वराज 1909 में आई थी, महात्मा गांधी डिक्लेयर्ड दैट ब्रिटिश रूल वाज एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया विद द कोऑपरेशन ऑफ इंडियंस एंड हैड सर्वाइव्ड ओनली बिकॉज ऑफ दिस कोऑपरेशन. देखो, कोई भी आपको रूल तभी कर सकता है जब आप उसको कोऑपरेट करते हो कि हाँ, आपने मुझे बोला कि पानी की बोतल भर के लाओ, मैं पानी की बोतल लेकर आ गया, तो अब मैंने आपको कोऑपरेट करा. जब हम कोऑपरेट ही नहीं करोगे तो रूल कैसे करेगा? इफ़ इंडियंस रिफ्यूज टू कोऑपरेट, ब्रिटिश रूल वुड कोलैप्स इन इंडिया विद इन अ ईयर एंड स्वराज वुड कम. ठीक है. ये गांधी जी ने कहा था, विच इज एक्चुअली ट्रू. गांधी जी proposed that the movement should unfold in stages. It should begin. अच्छा, how did non-cooperation movement work? How did it move in stages? How did it unfold in stages? इसका आंसर ये 2 पॉइंट्स आएंगे. ओके. तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ बन जाता है. ओके. ठीक है. मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ, जब तुम स्क्रीनशॉट भी लोगे तो देख तो पाओगे. It should begin with the surrender of titles that the government awarded and a boycott of civil service, army, police, courts, legislative councils, schools and foreign goods. ठीक है. तो पहले तो टाइटल सरेंडर कर दो, जो अवार्ड्स गवर्नमेंट अवार्ड से. बॉयकॉट कर दो सिविल सर्विसेज क्या होती है? जो गवर्नमेंट की सर्विसेज होती हैं, आर्मी, पुलिस, कोर्ट्स. तुम अपने देश के लिए नहीं लड़ रहे हो, तुम ब्रिटिश राज के लिए लड़ रहे हो, इसलिए छोड़ दो ये सारी चीज़ें. स्कूल्स, फॉरेन गुड्स, इन सबका बॉयकॉट कर दो. ओके. तो ये था. अच्छा, बहुत से लोग यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर का एग्जाम्पल ले लेते हैं. रविंद्रनाथ टैगोर का एग्जाम्पल इज़ नॉट अ परफेक्ट एग्जाम्पल, बिकॉज इन्होंने तो
तभी अपने आप से छोड़ दिया था, ठीक है। जब इनको नोबेल प्राइज़ मिला था, नोबेल पीस प्राइज़ मिल गया था ना इनको भी, नॉट नोबेल पीस प्राइज़, फॉर लिटरेचर मिला था इनको, ठीक है। तो दैट इज़ नॉट अ परफेक्ट एग्जाम्पल, और इसलिए इस एग्जाम्पल को मत ही लिखना अपने एग्ज़ाम्स में, बिकॉज ये NCERT में नहीं किया मैंने, बोर्ड्स कभी कभी मार्क्स नहीं देता। Then in case of government used repression, a full civil disobedience movement campaign would be launched through the summer of 1920. Mahatma Gandhi and Shaukat Ali toured extensively, mobilizing popular support for the movement. तो गवर्नमेंट रिप्रेशन अगर हुआ तो गांधी जी ने बोला कि अगर गवर्नमेंट रिप्रेशन हुआ तो हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्या है? सिविल और नॉन कॉपरेशन क्या? नॉन कॉपरेशन मतलब हम तुमसे कॉपरेट नहीं करेंगे, डिसओबीडियंस मतलब हम डिसओबे, हम तुम्हारे लॉज को मानेंगे ही नहीं, हम तुम्हारे लॉज को तोड़ भी देंगे, ठीक है, जो कि हुआ था, और उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। Many within the Congress were, however, concerned about the proposal. They were reluctant to boycott the council elections scheduled for November 1920, and they feared that the movement might lead to popular violence. तो देखो, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि क्यों। तो जो काउंसिल इलेक्शंस है, अगर आप काउंसिल इलेक्शंस में खड़े हो गए तो आप ये भी सोच सकते हो ना कि अगर हम किसी तरह इलेक्शंस में जाके इलेक्शन कमेटी में या फिर वोट हमें मिल जाए, हम गवर्नमेंट में चले जाएँ, तो हम गवर्नमेंट के लॉज चेंज कर सकते हैं गवर्नमेंट में जाके। गांधी जी क्या कह रहे थे? गांधी जी कह रहे थे कि हम सड़क पे आ जाएंगे, नॉन कोऑपरेशन करेंगे, हम बात नहीं मानेंगे, और कुछ कह रहे थे कि हम चले जाते हैं इलेक्शन में। दोनों अपनी अपनी तरफ सही थे, ठीक है। In the months between September and December, there was an intense tussle within the Congress. सितंबर और दिसंबर के बीच में बहुत सी टसल थी कांग्रेस के अंदर। फॉर वाइल देयर सीम नो मीटिंग पॉइंट बिटवीन सपोर्टर्स एंड द ओपोनेंट्स मूवमेंट। फाइनली एट द कांग्रेस सेशन ऑफ नागपुर इन December 1920, फ्रीडम एट नाइट एक सीरीज़ है, वो वेब सीरीज़ ज़रूर देखना, आपको ये एकदम समझ में आ जाएगा। Finally, at the Congress session of Nagpur 1920, a compromise was worked out and non-cooperation program was adopted. ठीक है, तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को अडॉप्ट कर लिया था। उसके बाद जनवरी में स्टार्ट हुआ था ये मूवमेंट। इसी के साथ हमने यूनिट 1 ख़त्म करी, ठीक है। और थैंक यू एवरीवन।